हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। और फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव को मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव को। पहला ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। आइए देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो वो न्यूनतम यदि पूछे तो कांच में होता है। कहाँ पे होता है? कांच में। यदि अधिकतम आपसे पूछे तो वो होता है कहाँ पे? निर्वात में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ होता है? तो कांच में होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं फटाफट अंदाज में। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा मतलब लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो आइए देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। अगला है चौथा नंबर सवाल। ये है चौथा नंबर सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग होता है या फिर प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव। पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है? पांचवा नंबर सवाल ये है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वो कैसा ये प्रतिबिंब होता है? तो काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा काल्पनिक होता है। आइए देखते हैं छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इनको छोटा करते हैं। छोटा हो गया सवाल। सवाल ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है तो उनको कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 ये है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो इनको आप क्या करना है? सॉल्व कर लीजिएगा। और इनका जो आंसर होगा, इनका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 8 का जस्ट अपोजिट है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 यह कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 2D। 8 नंबर सवाल में पढ़े थे। प्लस क्या होगा? 2D होगा। बढ़ते सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है, सवाल नंबर 10 थोड़ा सा इनको बड़ा करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो उसको कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर 11 ये कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो वो होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता यदि पूछे तो वो क्या होगा? धनात्मक होगा। यदि अवतल का पूछे, किनका? अवतल का यदि पूछे तो वो होगा ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस का क्षमता होता है हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल का होता है ऋणात्मक। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, वही जो अभी हम तुरंत बताए थे, अवतल लेंस की क्षमता होती है वो होती हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि उत्तल लेंस को कहते हैं,
उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं, ये कह रहा है सवाल। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आइए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा बड़ा है, इनको क्या कर ले हम लोग छोटा कर लेंगे। ये छोटा हो गया सवाल, ये छोटा हो गया सवाल। अब इनको हम पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 15 का ऑप्शन होगा डी नंबर, मतलब मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 ये है, इनको थोड़ा बड़ा करते हैं, दिखने में थोड़ा सा अच्छा होगा। सवाल नंबर 16 यह कह रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण से। किससे होता है, तो उत्तल दर्पण से होता है। अब आता है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 ये कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है अवतल। किस दर्पण से, अवतल दर्पण से। उत्तल से हम लोग अभी तुरंत पढ़े छोटा, और अवतल से बड़ा। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 18। सवाल नंबर 18 ये कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 19। सवाल नंबर 19 यह कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है ना, मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट क्या हो जाती है, वो किरण मुड़ जाती है। ये याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। क्या होगा इनका आंसर, उत्तल लेंस होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 ये कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। सवाल नंबर 22 ये है, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछ ही दिए जाते हैं। सवाल नंबर है 22। सवाल नंबर 22 ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो उनकी वक्रता त्रिज्या होगी, मतलब इनसे क्या होगा, 2 गुना होगा, मतलब क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। 22 का क्या होगा, 20 आंसर सही होगा। अब आता है अगला सवाल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 23 ये कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कौन कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो उनको कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। 23 का सी नंबर सही है। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 24। सवाल नंबर 24 ये कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे होगा बनता है, कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। मतलब 25 का क्या होगा, बी होगा। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 26। सवाल नंबर 26 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट
कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है कि आपतन का कोण परावर्तन का कोण तथा आपतन का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना का 26, 26 का बी क्या होगा, सही होगा, मतलब परावर्तन का कोण और आपतन का कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर है 27। सवाल नंबर 27 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों या फिर कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अब आते हैं सवाल नंबर है 28। सवाल नंबर 28 ये है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 ये कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो वो होता है अवतल। ये सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो कैसा होता है, अवतल की तरह। अब आते हैं सवाल नंबर है 30। सवाल नंबर 30 बहुत ही अच्छा सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, मतलब हम लोग उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर है 31। सवाल नंबर 31 ये है, सवाल नंबर 31 को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, हो गया बस छोटा। सवाल नंबर 31 यह कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना, 1 डायोप्टर है। तो उस लेंस का फोकस दूरी है, तो उस लेंस का फोकस दूरी है, तो उस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा, प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं सवाल नंबर है 32। सवाल नंबर 32 थोड़ा बड़ा है, इनको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और थोड़ा करना पड़ेगा। हो गया क्या, और कुछ है क्या, ओहो और है, यहाँ पे दर्पण लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम सवाल को कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, माइनस में 15 सेंटीमीटर है। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस का दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब कौन सा, मतलब दर्पण और कौन सा लेंस संभवतः हो सकता है। तो वो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। दोनों कौन सा होगा, दोनों अवतल होगा। अब आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल है, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर है 33। सवाल नंबर 33 यह है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, बहुत पहले सवाल पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। अब 33 नंबर सवाल ये कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम होते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। सवाल नंबर 34 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो वो होता है साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन आर होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। अब देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला सवाल, सवाल नंबर है 35। सवाल नंबर 35 ये है कि एक उत्तल लेंस होता है, कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस होता है हमेशा कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है, एक किनारों की अपेक्षा बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 ये कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा v बटा u के बराबर होगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा v बटा u के बराबर होगा। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सवाल नंबर है 37। सवाल नंबर 37 ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध
है तो कैसा संबंध है, r बराबर 2f, r बराबर क्या होता है 2f होता है। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 38। बहुत ही अच्छा सवाल है, सारे सवाल बहुत अच्छे टाइप के हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सवाल नंबर 39 की ओर। सवाल नंबर 39 ये कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है ये कह रहा है। तो उत्तल लेंस में हमें हमेशा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं सवाल नंबर है 40। सवाल नंबर 40 थोड़ा बड़ा है, इनको क्या करते हैं हम लोग छोटा कर लेते हैं। बस हो गया। सवाल नंबर 40 ये कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। जब उत्तल लेंस में, हम इनको थोड़ा सा हटा रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब कैसा प्रतिबिंब बना होता है, बड़ा तथा वास्तविक। जब हम लोग किसी वस्तु को f और 2f के बीच रखेंगे, f और 2f के बीच में रखेंगे तो वही पूछ रहा है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बड़ा और वास्तविक बनेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 41 है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो ये मतलब क्या कहते हैं, 41 नंबर का होगा सी आंसर सही होगा। 41 का सी मतलब उनको क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं उनको हम लोग कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 42। सवाल नंबर 42 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग, अब ये उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब 42 का क्या होगा, 42 का सी सही होगा। अब देखते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। सवाल फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। मतलब देखते हैं इनका आंसर क्या सही होने वाला है। 43 का होगा ध्रुव। क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 बहुत ही अच्छा सवाल है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक होता है। तो आवर्धन का असाई मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन का असाई मात्रक नहीं होता, उसको मात्रक विहीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मात्रक विहीन बोलेंगे। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 45। सवाल नंबर 45 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं उनको, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 ये कह रहा है, थोड़ा इनको देखते हैं छोटा करके, और कुछ है क्या उनमें, उधर तो बहुत सारा चीज़ है उधर। देखिए बहुत छोटा करना पड़ा। तो अब देखते हैं किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हम लोग करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम लोग क्या करेंगे, लेंस पसंद करेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर है 47। बड़ा कर लेते हैं इनको। सवाल नंबर 47 ये कह रहा है
कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है, f होता है। ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। तो इनका अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 ये कहता है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो सी अक्ष से निरूपित किया जाता है। उनको क्या, कौन सा अक्षर से इसे निरूपित किया जाता है, तो सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो 48 का क्या होगा, 48 का ए सही है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 49, बहुत ही अच्छा सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग, तो इनका क्या होगा, 49 का ए नंबर क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 क्या बहुत अच्छा सवाल है। इनको क्या करते हैं हम लोग, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और ये रहा सवाल कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए डॉक्टर जो है ना, ये दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, सवाल ये कह रहा है। तो वो करते हैं मतलब अवतल दर्पण का उपयोग। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर है 51 कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है। अब आते हैं सवाल नंबर है 52। सवाल नंबर 52 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 52 मेरे भाई देखिएगा, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो वो होती है अधिक, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अब देखते हैं सवाल नंबर है 53। सवाल नंबर 53 ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 53 ये है, इनको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। लो भाई मेरे छोटा हो गया। सवाल नंबर 53 ये कह रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब, ये बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होती है, मतलब किस गुण का होता है वो, तो वो होता है आभासी एवं सीधी होती है। कैसी होती है, आभासी एवं सीधी होती है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल ये कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो वो कैसी होती है, वो होती है आभासी एवं सीधी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और ये हमको कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि हमने जो सवाल ये टोटल करवाया, टोटल सवाल मैंने 54 सवाल करवाया, 54 सवाल करवाया, ये सवाल आपको कैसा लगा। ये सारा सवाल मैं मेरे भाई आपको बता दूं, ये सारा सवाल VVI टाइप के सवाल हैं। टोटल सवाल एग्जाम में आए हुए हैं और आने की भी संभावना है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एक बार क्या करना है, रिपीट कर लेना है और एक बार ध्यान से याद कर लेना है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।